डर। जी हां, भारत की बात में आज डर की बात होगी, क्योंकि इस डर पर हो रहा है हंगामा। ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी से डर नहीं लगता। पहले राहुल गांधी को सुनिए और फिर आगे की खबर। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। जी जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर ले। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस के दिग्गज अब इसके खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। तो वहीं कल यंग इंडियन का दफ्तर सील करने के बाद आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कल कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में इस प्रदर्शन के दौरान पीएम हाउस और राष्ट्रपति भवन की ओर भी मार्च किया जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, खड़गे की मौजूदगी में ईडी की जांच चल रही है। हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर आज सदन में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। ईडी की ओर से नोटिस मिलने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो बीजेपी बोली जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो कार्रवाई से डर क्यों रही है? ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। मामला कोर्ट में चल रहा है, जाकर कोर्ट को बताएं वो कि साहब मुझे सत्र चल रहा है, मुझे नोटिस दिया जा रहा है। तो देखिए, कानून को इससे मतलब नहीं कि आपका सत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये कोई सरकारी बैठक नहीं है। इस तरह की बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। एक कानूनी कार्रवाई हो रही है, आप कोर्ट के सामने जवाब दीजिए। अगर आप निर्दोष होंगे तो आप बरी कर दिए जाएंगे या आपको छोड़ दिया जाएगा, मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। ये संसद के ऊपर भी ईडी हो गई है। संसद चले ना चले कोई उसके मायने नहीं है, ईडी अपना बुला रही है। तो सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के जो सरकार द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, वो लोकतंत्र और संविधान की भावना के विपरीत है। अगर ये साफ है तो जवाब दे, साफ अपनी बात रखे। ये ह्यू एंड क्राई क्यों मचा रहे हैं? संसद में हंगामा क्यों कर रहे हैं? जवाब दें, जवाब दे के निकले। कानूनी कार्रवाई, अपनी जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अपना काम करें। देश के सामने स्पष्टता आनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात कहते हुए संसद में, और इस समय खड़गे की मौजूदगी में हेराल्ड हाउस में पूछताछ चल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात असम की करेंगे। योगी सरकार के सख्त प्रशासन के प्रतीक बन चुके बुलडोजर की दमक आज असम में सुनाई दी। मोरी गांव में प्रशासन ने देश विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में जमीउल हुदा मदरसे पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। इस मदरसे को मुस्तफा नाम का एक शख्स चलाता था, जिस पर देश विरोधी गतिविधियां चलाने का और जिहादी ट्रेनिंग देने का आरोप। मुस्तफा को थोड़े दिनों पहले ही पुलिस ने अलकायदा के टेरर मॉड्यूल के खुलासे के दौरान गिरफ्तार किया। मुस्तफा ने पूछताछ में बड़ी जानकारी जुटाने की पुलिस की कोशिश। तो असम में योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार के इस अभियान पर निशाना साधे हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर दशकों तक तिरंगा न फहराने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर किए गए राहुल गांधी के पोस्ट का जवाब देते हुए बीजेपी और आरएसएस ने कहा कि सत्ता के लिए देश को बांटने वाले लोग तिरंगे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सत्ता के लिए देश को बांट देने वाले लोग, लाखों लोगों को घर बार छोड़ने के लिए बाध्य कर देने वाले लोग, लाखों लोगों के कत्लेआम के जिम्मेदार लोग, उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो अखंड भारत के सेनानी हैं। राहुल गांधी को इतिहास बोध नहीं है। यदि इतिहास बोध होता तो इस तरह के अनर्गल बातें नहीं करते। आरएसएस ने 1930 से तिरंगा झंडे का पूजन करना शुरू किया है। संघ और संघ विचार को देश ने स्वीकारा है जी, और लोग हमारा विचारधारा स्वीकार किया। इसीलिए राहुल गांधी, ऐसे तो उनका
स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले माह ही 9 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में ये घोषित किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, ऐसे जितने भी कार्यक्रम होंगे, उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है। ऐसा लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर इस तरह का बुरा लग रहा है, जैसे हमारे राहुल जी को बुरा लगा कि ये बलू से देशद्रोही होकर ये तिरंगा झंडा फहरा रहे, तो ये पहले तो अपने और अपने मम्मी को तो बचा ले कि मम्मी कहाँ जाएगी, जेल जाएगी कि सेल में रहेंगी। और जितने घोटाले हुए हैं तो देशद्रोही ये है कि न हमारे तिरंगा झंडे उठाने वाले हैं। तो इस समय की बड़ी खबर, दुनिया में मंदी की आशंका के बीच 27 साल में पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इंग्लैंड में ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की गई है। ब्याज दर 1.25% से बढ़कर 1.25% तक पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि यह कदम उस समय उठाया गया है जब मंदी के लंबे समय तक रहने की आशंका जताई जा रही है। इंग्लैंड में अभी महंगाई 13% तक पहुंच चुकी है। और आगे बढ़ेंगे भारत की बात में। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम जोर शोर से चला रहा है। केंद्र की इस कार्यक्रम पर विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने तो तिरंगा को आरएसएस से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी से ही जवाब मांग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। इसे आरएसएस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। सर, आपने एक ट्वीट किया है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया। किस आधार पे ये कह रहे हैं? देखिए, आरएसएस के जो माउथपीस है ऑर्गेनाइजर मैगजीन, और प्रधानमंत्री आरएसएस को अपना फाउंडेशन, और वो कहते हैं कि उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है। उस मैगजीन ने 17 जुलाई 1947 को ये लिखा है, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने, कि वो नेशनल फ्लैग को नहीं मानते, भगवा फ्लैग को मानते हैं। फिर उसी मैगजीन ने 14 अगस्त 1947 को ये कहा, उस मैगजीन में लिखा कि हमारे तिरंगे में 3 रंग है, वो अशुभ है, वो ईविल हैं। उन्होंने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं आरएसएस से और देश के प्रधानमंत्री से कि क्या ये बात सच है। ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा, अगर सच है तो फिर आपकी राय क्या है? आप तो तिरंगे की बात बड़ी कर रहे हैं, मगर आरएसएस के ही माउथपीस मैगजीन ने ऑर्गेनाइजर में इस बात को कहा है। और उस मैगजीन ने लिखा कि हम तिरंगे में 3 रंग है, अशुभ है, ईविल है। हम पूछना चाह रहे हैं आरएसएस से कि बताइए कि आप इस राय से सहमत हैं या नहीं है? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। तो इस समय एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, वो आपको बता दें। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। संगरूर में 3 दिन से बंद पड़े स्कूल का ताला खुला। प्रशासन ने गांव वालों की मांगे मानी। एक गुरुद्वारे में यह स्कूल चल रहा था, अब 3 दिन से बंद पड़े इस स्कूल का ताला खुला है। एबीपी न्यूज ने आज सुबह ये खबर मुखरता के साथ दिखाई थी और उसका असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने गांव वालों की मांगे मानी। जगविंदर पटियाल का मैं रुख करना चाहूंगी। जगविंदर, एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई। जिस तरह से आज आपने ये खुलासा किया था, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताया था, असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई और 2 टीचर इस स्कूल को मिलेंगे। जो गांव वालों की मांग थी कि 2 टीचर और दिए जाएं, और इसका जो हेड टीचर थी उसका तबादला कर दिया गया है। और प्रशासन ने ये कहा है कि सुबह नई हेड टीचर स्कूल में आकर जो है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा काम देखेंगी। तो ये 2 मुख्य मांगे थी। एक, टीचर ना होने के कारण 3 दिन पहले स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया था और बच्चों की क्लासें जो है, गाँव के पढ़े लिखे युवक युवतियां जो हैं वो बगल के गुरुद्वारा साहिब के लंगर हॉल में ले रहे थे, जहाँ की आज पूरी खबर हम दिन भर दिखाते रहे। और इन बच्चों को अब कल से अपना स्कूल एक बार फिर मिल जाएगा और 2 टीचर प्लस इनके हेड टीचर का तबादला, ये शर्त रखी थी स्कूल वालों के सामने। प्रशासन ने ये मांग मान ली है और गांव वालों ने इसी शर्त पर अभी थोड़ी देर पहले स्कूल का ताला खोला। लेकिन जगविंदर पटियाल, मान सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा। जिस दिल्ली स्कूल मॉडल का हवाला देकर पंजाब में आपने सत्ता में आए, आप एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने का इंतजार करते रहे। आप कहां थे? ये स्कूल कैसे 3 दिन से बंद पड़ा हुआ था? इतने बच्चे परेशान हो रहे थे, गांव वाले, उनके माता पिता परेशान हो रहे थे।
देखिए, बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा असर पड़ रहा था। गांव वालों को दिक्कत ये थी, वो कहते थे कि हमारे स्कूल के बच्चों को आता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पढ़ाने के लिए जितने टीचर चाहिए वो है नहीं। हमारा तो ये फर्ज बनता था कि अगर बच्चों की पढ़ाई से नाराज होकर टीचर्स की वहाँ पर तैनाती ना होने के चलते अगर गाँव वालों ने आवाज उठाई है तो हम उनकी आवाज का हिस्सा बने और सरकार के कानों तक वो आवाज पहुँचाई कि ऐसे नहीं चलेगा। सरकार ने बात मानी, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जो और भी पंजाब के स्कूल हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर इस तरह की दिक्कत ना आए, इसका एक माकूल इंतजाम करना चाहिए और ये घटना कहीं भी और ना हो, इसको देखते हुए सरकार को पर्याप्त टीचर मुहैया करवाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर, संगरूर में बंद पड़ा स्कूल फिर से खोला गया। महीने भर के इंतजार के बाद कल महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। एबीपी न्यूज को संभावित मंत्रियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है। बीजेपी और शिंदे गुट के करीब 1.5 दर्जन मंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस शपथ से अलग खबर यह मिल रही है कि शिंदे गुट में थोड़ा सा असंतोष देखने को मिल रहा है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हो रहा था। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक शुक्रवार को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट यानी शिवसेना के बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें बीजेपी कोटे से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, राधा कृष्ण विखे पाटिल, रवि चौहान, बबन राव लोणीकर और नितेश राणे के नाम शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से मंत्रिमंडल का चेहरा तय करेगी। अब तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का साथ मिलता रहा, लेकिन अब उद्धव से नाता टूटने के बाद बीजेपी बेहद सधे और रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी के सीनियर विधायकों का पत्ता इस बार मंत्रिमंडल से कट सकता है। फिलहाल ये नाम जो है उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अगर सीनियर विधायकों की बात की जाए तो इसमें चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, बबन राव लोणीकर जैसे सीनियर विधायकों का नाम है। इन विधायकों के नाम जो है वो संभावित लिस्ट में भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन किसका पत्ता कटता है ये तो फाइनल लिस्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बीजेपी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि मंत्रिमंडल के पहले विस्तार से किसी तरह नाराजगी का संदेश राज्य में ना जाए और इसीलिए जाति, क्षेत्र सबका संतुलन बनाकर आगे चलने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज के पास शिंदे गुट के संभावित मंत्रियों के नाम की भी लिस्ट मौजूद है। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार में मंत्री रह चुके शिंदे गुट के तमाम चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। इनमें दादा भूसे, उदय सामंत, दीपक केसरकर, शंभुराजे देसाई, संदीपन भुमरे, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार शामिल हैं। जून महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। शिंदे की इस बगावत में शिवसेना के 40 विधायकों ने उनका साथ दिया, जिसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनी और अप्रत्यक्ष तौर पर एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है और संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें एक बड़ा नाम निर्दलीय विधायक रवि राणा का भी है। रवि राणा अमरावती की निर्दलीय सांसद और हनुमान चालीसा विवाद के दौरान राष्ट्रव्यापी सुर्खियां बटोरने वाली नवनीत राणा के पति हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा अभी किसी पार्टी में नहीं है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत से पहले जब राज्य में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद गहराया था, तब नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर विवाद खड़ा किया था, जिसके बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भी जाना पड़ा था। और बाद में शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की तो राणा दंपति ने शिंदे के पक्ष में मोर्चा सभा रखा था। माना जा रहा है कि इसी का इनाम रवि राणा को मंत्री बनाकर दिया जाएगा। रवि राणा के अलावा निर्दलीय विधायक बच्चू कडू का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है।
कैबिनेट का विस्तार करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से सीएम और डीसीएम ही सरकार चला रहे हैं। बाढ़ और बारिश के अलावा तमाम दूसरी ऐसी समस्याएं हैं जिससे सरकार को रूबरू होना पड़ रहा है और मंत्री न होने की वजह से कई फाइलें अटकी पड़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की असली वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई है। शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 2 दिनों की सुनवाई के बाद अदालत इस पर सोमवार को अपना फैसला दे सकती है। इस बीच कोर्ट में दी गई दलीलों के बाद एक चर्चा जोरों पर है, वो ये कि फैसला पक्ष में नहीं आया तो क्या शिंदे गुट बीजेपी में शामिल हो जाएगा। शिंदे गुट के नेता बयानों से इस बात का बल भी दे रहे हैं। आप खुद इस चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शिंदे गुट के 2 विधायकों के जवाब देख लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? देखिए, जो चीज कोर्ट में चल रही है उसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट्स नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री साहब जो करेंगे वो हमको पसंद है। ठीक है, सभी लोगों को मान्य होगा? सभी लोगों को होगा ना, तो हम लोग सभी लोग मिलके बाहर निकले हैं ना, क्या अकेले मुख्यमंत्री निकले नहीं ना, हम लोग 40 लोग जो निकले और 10 हमारा साथ देने वाले जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जो सोचते समझते वो सब मिल के सोचते, इसलिए जो हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर विश्वास दिया है तो देगा निर्णय वो हमको ले लेगा। कोर्ट की टिप्पणी और इन्हीं बयानों के बाद मुंबई से दिल्ली तक चर्चा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि वो फिलहाल असली शिवसेना को लेकर किए गए दावे पर अपना निर्णय स्थगित रखे। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद का पूरा मामला संविधान पीठ को सौंपने का आदेश दे सकता है। हालांकि उद्धव कैंप ने मामला संविधान पीठ को भेजे जाने का विरोध किया है। बहरहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद दोनों ही पक्ष अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। तो शिवसेना का असली हकदार कौन, इसी को लेकर सी वोटर ने आज सवाल पूछा कि महाराष्ट्र में धनुष बाण निशान पर असली हक किसका है। तो नतीजे आपके सामने। उद्धव का कहने वाले 49% लोग हैं, शिंदे का कहने वाले 51% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शिंदे का ज्यादा अधिकार बनता है धनुष बाण पर। और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सर्दी के महीने में ठंड ना लगे तो जाहिर है आपको अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। ठीक इसी तरह बारिश के महीने में अगर बादल न बरसे तो किसान से लेकर आम इंसान तक परेशान होने लगता है। लेकिन जिस पल का हम टकटकी लगाए इंतजार करते रहते हैं, वो लम्हा जब दस्तक देता है तो हमारे शहर और गांव उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो बारिश हमारी जमीन और जिंदगी के लिए आशीर्वाद होती है, वो बारिश कुछ घंटों के भीतर ही आफत बन जाती है। और इसीलिए आज हम भारत की बात में ढूंढ रहे हैं इस सवाल का जवाब कि आखिर सौगात सजा क्यों बन जाती है। अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, अस्पताल भी डूबा है, थाना भी डूबा है, पूरा शहर डूबा हुआ है। जल भराव पूरे कानपुर शहर में, और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम, तो पानी बहने के लिए नालियां हैं पूरी खत्म हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर देश का सौभाग्य बनकर बरसने वाली बारिश से हमारे शहर कराहने क्यों लगते हैं।
तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये उत्तर प्रदेश के जाने माने शहर कानपुर का हाल है। और इसे आम तस्वीर बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि कानपुर शहर में अचानक आई बाढ़ में जो गाड़ियां छटपटाती हुई दिखाई दे रही हैं, वैसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले हमने भारत की बात में आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के बारिश में डूबने की तस्वीरें दिखाई थी। बारिश के पानी में गाड़ियां गोते लगाती हुई दिख रही थी, लेकिन यकीन मानिए जयपुर और कानपुर दोनों शहर की तस्वीरों में बहुत फर्क है। आप कहेंगे कि क्या फर्क है, बताएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए और अब पिछले हफ्ते जोधपुर से आई तस्वीरों पर गौर करिए। ये जोधपुर का बेहद पॉश इलाका है, जहां शानदार कोठियों जैसे घर, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद जोधपुर अपने हाल पर रोने लगा था। ठीक ऐसी ही तस्वीरें गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर अहमदाबाद से आई थी, जहां आसमान आफत बनकर शहर में बरसा था। मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों को डूबते देख चुके हैं आप, लेकिन कानपुर में जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम शहरों में जब जब गाड़ियां बारिश के पानी में तैरती दिखी, उस वक्त उन गाड़ियों में लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन कानपुर में बारिश के पानी के बीच सिर्फ गाड़ियां नहीं फंसी थी, गाड़ियों में लोग भी मौजूद थे। लगातार बारिश हो रही है, आधी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और गाड़ियां बेहद अजीब सी हालत में सड़क पर दिखाई दे रही हैं। आड़ी तिरछी, जहां जिसको मौका मिला वो उसी तरह से अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है जिसमें लोग बैठे हैं। मानो जिसको जहां मौका मिला वो उस दिशा में अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हो गया है। पीछे गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। कैमरा पैन होता है तो नजर इस लाल गाड़ी पर पड़ती है और फिर पता चलता है कि इसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। मोबाइल से वीडियो बना रहा शख्स अपना कैमरा थोड़ा और दाहिनी तरफ ले जाता है तो बारिश के बाद गंदे पानी की इस बाढ़ में और भी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से फंसी हुई दिखाई देती हैं। कुछ गाड़ियां इतने पानी में भी आगे पीछे होने की कोशिश कर रही हैं। एक गाड़ी तो आधी झुकी हुई दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो चलता हुआ ट्रैफिक अचानक आई बाढ़ में फंस गया हो। मन में सवाल आता है कि अगर पानी बढ़ने लगा था तो भला लोग अपनी गाड़ियों को लेकर इसमें क्यों उतर गए, और गाड़ियां लेकर नहीं उतरे तो इतना पानी अचानक कैसे आ गया। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि तस्वीरें कानपुर शहर के ग्वालटोली इलाके की हैं और इस इलाके का यह हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद हुआ है। अब ये हुआ क्यों वो भी समझिए। जिस जगह कारें पानी में डूबी उसके ठीक बगल से कानपुर का सीसा मऊ नाला होकर गुजरता है, यानी वो जगह जहां से शहर भर के गंदे पानी की निकासी होती है। बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो होकर अचानक सड़क पर आ गया और उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है।
लोग गाड़ी की छतों पर बैठकर घंटों पानी के कम होने का इंतजार करते रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपुर के एक इलाके में यह हाल था। 2 घंटे की बारिश ने सिर्फ कानपुर शहर की सड़कों को नहीं डुबोया था। कानपुर शहर के सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर से तो सहस्त्र धारा बह निकली थी। बताइए जरा, ये कानपुर शहर के उर्सला अस्पताल का हाल है, जहां सीढ़ियों से पानी ऐसे बह रहा है मानो अस्पताल किसी पर्वत श्रृंखला पर खुले आसमान के नीचे बनाया गया हो। सीढ़ियों पर झरना बह निकला है और मुश्किल ये है कि सीढ़ियों पर बहते इसी पानी के बीच से मरीज और उनके तीमारदार आना जाना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तकलीफ होती है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो ना तो सड़क पर बारिश का पानी भरने से रोक पाते हैं और ना ही हमारे अस्पतालों को बचा पाते हैं। हालात कितने खराब हैं वो अगली तस्वीर में देखिए। सिर्फ सीढ़ियों पर पानी नहीं है, इंद्रदेव का आशीर्वाद मरीजों के वार्ड की छत से बेतहाशा बरस रहा है। बेहाल बेबस मरीज एक कोना पकड़े हुए हैं और अस्पताल में आई इस आफत के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी उनके पास चारा ही क्या है। छत से गिरते पानी की रफ्तार बता रही है कि हमारे सिस्टम में छेद कितने बड़े और गहरे हैं। अस्पताल के अंदर ही क्यों, बाहर की तस्वीरें भी देख लीजिए। लोग इलाके का नाम लेकर बता रहे हैं कि शायद ही कानपुर शहर का कोई हिस्सा बचा है जहां पानी ना भरा हो। हम लोग आ रहे हैं अभी अपना परेड से, परेड के वहाँ भी पानी है, यतीम खाने के पास भी पानी है। हम लोग पानी देख के आ रहे हैं, पूरे पानी में गाड़ी चला के आ रहे हैं। अस्पताल डूबा हुआ है, उर्सला का अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, अस्पताल भी डूबा है, थाना भी डूबा है, पूरा शहर डूबा हुआ है। और जो रास्ता इन्होंने बताया, पूरे आप आएंगे आपकी गाड़ी बंद हो जा रही है, लोग गिर पड़ रहे हैं, उसको ठीक करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्हें ये भी पता है कि कानपुर कुछ घंटों की बारिश में डूबा क्यों। जल भराव पूरे कानपुर शहर में और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी बहने के लिए नालियां हैं, पूरी खत्म हो चुकी है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जल निकासी के रास्ते ही ब्लॉक रहते हैं और ब्लॉक किस हद तक रहते हैं इसकी गवाही कानपुर देहात से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां बारिश का पानी निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन जहां से पानी निकलना चाहिए उसके मुंह को तो गंदगी ने ढक रखा है। और कानपुर पर तो दोहरी मार पड़ी है। दोहरी इसलिए क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम निगम भरोसे नहीं, राम भरोसे चल रहा है और ऊपर से वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। 3 अगस्त की तारीख में अगर कानपुर में सामान्य बारिश होती तो सिर्फ 8 mm होती, लेकिन 3 अगस्त को कानपुर में 48.3 mm बारिश यानी सामान्य से 500% ज्यादा बारिश हुई, जबकि 4 अगस्त को 21.9 mm यानी सामान्य से 196% ज्यादा बारिश हुई। अब कानपुर के बाद जयपुर से आई ताजा तस्वीरों पर गौर फरमाइए। सड़क पर गाड़ियों का रेला निकला हुआ है, लेकिन बारिश के बाद जमा हुआ पानी मानो कह रहा है कि मैं शहर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो पानी को कोसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बदइंतजामी का कॉकटेल ही कुछ ऐसा है कि बारिश कहर बन जाती है। हमारे शहरों के डूबने की मुख्य तौर पर 3 वजह हैं। पहली, रिकॉर्ड तोड़ बारिश, दूसरी, चोक ड्रेनेज सिस्टम और तीसरी, मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता का पर्याप्त नहीं होना। लेकिन सिर्फ शहर की ही बदहाली और बदइंतजामी की बातें क्यों की जाए? शहर से थोड़ा गांव की तरफ चलिए और वहां की हकीकत देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर ओडिशा के रायगढ़ से आई है, जहां मां और बेटा उफनती नदी के बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। चारों तरफ लोग जमा हैं, किसी तरह दोनों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं।
बताया जा रहा है कि नंदिनी और उसका 3 साल का बेटा जब नदी से जंगल की तरफ बढ़े तब नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन जब वापस लौटने लगे तो नदी अपने पूरे उफान पर थी। ऐसे में महिला जब नदी के बीच में पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसने झाड़ियों का सहारा लेकर मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई। महिला और बेटा जहां फंसे थे वहां खतरा कितना ज्यादा था उसे इस दूसरी तस्वीर से समझिए। एक तरफ माँ और बेटा नदी के बीच में है और दूसरी तरफ इसी नदी के दूसरे हिस्से में 2 गाय फंसी हुई हैं। बहुत देर तक गाय उफनती हुई नदी से लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसके कदम इस बहाव में उखड़ गए और गाय बहती चली गई। जरा सोचिए, उसी नदी के बहाव में एक माँ अपने 3 साल के बच्चे के साथ घंटों से फंसी हुई थी। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग उसे बचाने आ चुके थे और फिर पूरे 3 घंटे की मशक्कत के बाद माँ और उसके बेटे को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ओडिशा के रायगढ़ जैसा वाकया राजस्थान के सिरोही में भी हुआ। पानी के बीचों बीच एक ऑटो फंसा हुआ है और एक शख्स बहते हुए आता है और उस ऑटो का सहारा लेता है। दरअसल एक ऑटो चालक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।